अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉलिंग मोशन या फ्री फॉलिंग बॉडीज़। तो उसे शुरू करने से पहले हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खामोश रहा इसने निजात पाई। तो इस हदीस मुबारक से आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। कि मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो या उस पर असर अंदाज होने वाली फोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हो, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है। क्या चीज़ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के अलावा एक्ट करने वाली कोई दूसरी फोर्स ही मौजूद नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। इस केस में हम निगलेक्ट करते हैं एयर रेजिस्टेंस को या विंड रेजिस्टेंस को। विंड या एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन सा तकरीबन केस बनता है, वैक्यूम वाला। क्या ऑब्जेक्ट हमारा वैक्यूम के अंदर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है। अब नीचे एक पॉइंट दिया है, वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑल द ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑल द ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव टुवर्ड द अर्थ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो कहता है कि अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें या रिमूव करें तो हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ज़मीन की तरफ मूव करेंगे और उनका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हमारे पास कैसे होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो फ्री फॉल मोशन है ना, ये जो फ्री फॉल मोशन है ये हमारे पास स्पेशल केस ऑफ मोशन है। स्पेशल केस ऑफ मोशन है। जब ये हमारे पास स्पेशल केस ऑफ मोशन है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू देगी और हमारे पास क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड होगी। ये दो चीज़ें होने की वजह से, एक कांस्टेंट और दूसरी डाउनवर्ड होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब जाहिर बात है हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज कब होगा, जब हमारे पास या तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, वेलोसिटी हमारे पास हर पॉइंट पे चेंज हो रही हो, या हमारे पास क्या हो, उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके अंदर चेंज आए, या इन दोनों के अंदर चेंज है, तीसरी कंडीशन ये। अब देखें इधर आप लोगों के पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह रही है जिसकी वैल्यू हमारे पास देखेंगे आगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउनवर्ड है। अब अपवर्ड भी होती है लेकिन ज़्यादातर हम लोग, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक खास फ्री फॉलिंग बॉडी उसका डाउनवर्ड मोशन है, तो हम लोग उसको डाउनवर्ड ही लेते हैं। जब हम उसको डाउनवर्ड लेंगे उसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग नहीं आ रही, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और फ्री फॉलिंग मोशन हमारे पास स्पेशल केस ऑफ मोशन आता है। अब इसको हम, जो एक्सेलरेशन है इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, या इसको हम लोग फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। मतलब हमारे पास इसके दो नाम हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अब अगर इसकी डिनोट की बात की जाए तो इसको स्मॉल जी से आप लोग क्या करते हो, डिनोट करते हो, और इसकी वैल्यू ज़मीन के करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप लोग अक्सर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमारे पास ऐसी हाइट होती है कि जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, और जिस हाइट पे जाकर उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो हो गई। क्या मैं कर रहा हूँ, इधर आपको लिख देते हैं, वेलोसिटी ज़ीरो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अगेंस्ट ग्रेविटी।
कि मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, जिस पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। और जिधर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, तो उधर से वो क्या करेगा, फॉल डाउनवर्ड, के मतलब वो फ्री फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा जिधर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। उस कहा जाता है कि उस पॉइंट पर जाकर जिधर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, वो कुछ देर के लिए रुकेगा, महसूस नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन जीरो होती है एक लम्हे के लिए और वो फौरन से नीचे गिरना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास दो केस आते हैं, या दो तरीकों से हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या करती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। इसमें जो पहला है वो हमारे पास है शेप ऑफ अर्थ। जो वैल्यू ऑफ जी को पहली चीज चेंज करती है वो है हमारे पास शेप ऑफ अर्थ। अब ये शेप ऑफ अर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास रेडियस का फैक्टर इन्वॉल्व है। अब वो रेडियस किस चीज का है, पहला हमारे पास है इक्वेटर और दूसरा हमारे पास है पोल। अब जो हमारे पास इक्वेटर है ना, इक्वेटर का जो रेडियस है वो हमारे पास होता है ज्यादा, और ये जो पोल है इसका रेडियस हमारे पास होता है कम। और जो वैल्यू ऑफ जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्केयर के। जब ये वैल्यू ऑफ जी रेडियस के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब इक्वेटर का रेडियस ज्यादा, पोल का रेडियस कम। अब पोल का रेडियस कम तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास हो गई, पोल की वैल्यू ऑफ जी हमारे पास, पोल पे वैल्यू ऑफ जी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई या बढ़ गई। अब जाहिर बात है एक पे बढ़ी एक पे कम हुई तो हमारे अंदर क्या, हमारे पास क्या मिला कि शेप में तब्दीली आने से, या शेप ऑफ अर्थ ने क्या किया, हमारे पास हमें वैल्यू ऑफ जी की मुख्तलिफ वैल्यू दी। अब ये जो शेप ऑफ अर्थ होती है ये हमारे पास चिपटी होती है। जाहिर बात है चिपटी होने की वजह से उसकी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म की शेप होगी, जिसकी वजह से इस रेडियस के अंदर फ़र्क आएगा, और रेडियस के अंदर फ़र्क आने से हमें वैल्यू ऑफ जी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी। अब जो इसके अंदर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, जो दूसरी चेंज या दूसरा जो वैल्यू ऑफ जी को चेंज करने वाली चीज़ है वो हमारे पास है रोटेशन ऑफ अर्थ। एक शेप ऑफ अर्थ, दूसरी रोटेशन ऑफ अर्थ। अब रोटेशन ऑफ अर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ में हमारे पास ये होगा, पहले नंबर पे अगर इसकी रोटेशन इंक्रीज हो गई, रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज कर गई, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास डिक्रीज कर देगी। अब रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज किस तरह करती है, इसके अंदर हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हैं। अब जो इसके ऊपर मेन फैक्टर हैं वो इसकी आउटर और इनर लेयर में तब्दीली की वजह से जो है ज़मीन की रोटेशन इंक्रीज हो सकती है। इसमें टाइडल चेंज की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा या हो सकती है, टाइडल चेंज मून की वजह से इसके ऊपर आएगा। उसके बाद ओशन लेवल के अंदर चेंज से इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसकी रोटेशन इंक्रीज कर सकती है, या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इसके अंदर हमारे पास क्या कर सकती है, रोटेशन इंक्रीज कर सकती है। जब इसके अंदर रोटेशन इंक्रीज करेगी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। और अगर हमारे पास रोटेशन जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो डिक्रीज करती है, तो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होता है कि जो इक्वेटर पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है, और जो हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है पोल के ऊपर, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास अर्थ की जो है वो रोटेशन रुक जाएगी, अर्थ अपनी जगह पे रुकेगी। जब अर्थ की रोटेशन रुकेगी तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज कर जाएगी, और रोटेशन हमारे पास क्या होगी, जीरो हो जाएगी, या अर्थ रुक जाएगी। मुझे उम्मीद है इनकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब वो कहता है कि आपने जो पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है 9th 10th में, उसको अप्लाई या उनको किस तरह हम लोग इस्तेमाल करके इनके फार्मूले बना सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी के फार्मूले किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। इधर आप लोगों को वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी विच इक्वेशन अप्लाई ऑन द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब जो आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास बॉडी क्या कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है,
तो आप लोगों के पास फार्मूले क्या होंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू वी आई टी, F इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो गया? ये आप लोगों के पास फार्मूला हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। उधर हमारे पास ये होता था, यहाँ पे जी आ गया। दूसरा अगर देखें तो ये दूसरा होगा वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। इधर भी एक ही जगह हमारे पास क्या आ गया? जी आ गया। थर्ड का अगर देखें वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2 GS। इधर भी एक जगह हमारे पास S आ गया। अब अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये साइन चेंज कर देना है कि इधर आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्लस है तो इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इधर इसके साथ माइनस आ जाएगा। कैसे? वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर माइनस 2GS। कुछ भी नहीं किया, क्या किया? उनके साइन आपने रिवर्स कर दिए, तो आप लोगों को क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। किसके लिए? आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई आपको फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल हाउ इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। तो ये हमारे पास क्या होगा? इनका ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये हमारे पास क्या करेंगे? नीचे गिरेंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो आप लोगों के पास शेप, साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता। जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों के पास डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है आप लोगों के पास, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट हो, उसमें क्या होगा? आप लोगों के पास इन चीज़ों के ऊपर उसका मोशन डिपेंड करेगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें भी क्या, आप लोग एक हाथी को फेंको और एक सुई को फेंको, ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो? वैक्यूम के अंदर। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हो, तो वो क्या करेंगे? सेम टाइम पे अर्थ पे जाके गिरेंगे। इस बात का ये मतलब है। अब वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या कांस्टेंट रहेगी फ्री फॉल में? जी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। किस तरह कांस्टेंट रहेगी? कि जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर स्पीड पकड़ रहे नीचे आते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है। अब जब जमीन पे टकराया, काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई मैक्सिमम, जमीन पर जैसे ही वो टकराया स्पीड उसकी होगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसकी 0। ठीक है, तो जैसे ये हुआ तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। आगे समझ के हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह कांस्टेंट है। अब वैल्यू ऑफ जी जो हमारे पास है वो पॉजिटिव होगी जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फॉल डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? नीचे की जानिब गिर रहा है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानिब जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा? जी हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा नीचे की जानिब जी पॉजिटिव, ऊपर की जानिब जी नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको देखने मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये था जो आज हमने पढ़ा, समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।